Good evening. I'm now recording this short video on acceptance under Indian Contract Act 1872. As regards offer, we have discussed almost all important topics. Okay, so now we are starting with acceptance. See, acceptance has been defined in section 2B of this act. And what is the definition? Let us go through that. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted, and the proposal, when accepted, becomes a promise. So basically, when the person to whom, अगर मैंने किसी पर्सन को प्रपोजल दिया था, उसने अपनी असेंट दे दी है उस प्रपोजल के लिए, तो हम मान लेंगे कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, राइट? Now, what is the analysis? Let us try to make analysis. When the person to whom this proposal is made, that means अगर ए ने अपनी कार बी को सेल करने की बात करी है, तो ए बी को ऑफर कर रहा है, राइट? प्रपोजल इज मेड टू बी, तो यही पर्सन जो है ये अपनी एसेंट देगा। तो इस केस में बी ही है जो ऑफर की एसेंट दे सकता है, और जब वो एसेंट देगा तो एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी, ठीक है? So when B has signified his consent on that proposal, we can say that the proposal has been accepted. And once accepted, the proposal becomes a promise. Okay. Now the relationship between offer and acceptance. According to Sir William Anson, acceptance is to offer what a lighted match is to a train of gunpowder. That means कि जब हमारा एक्सेप्टेंस हमारे पास आता है, जो हमें डिजायर्ड एक्सेप्टेंस ही जब वो हमारे पास आता है, तभी कॉन्ट्रैक्ट जो है पिक्चर में आता है। सो व्हाट एक्सेप्टेंस ट्रिगर्स कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन। यानी अगर मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट करा, तो आपकी एक्सेप्टेंस ने एक फुल फ्लेजेड कॉन्ट्रैक्ट को पिक्चर में वो ले आया, और अब आप उसको अनडू नहीं कर सकते अगर वो मुझे कम्युनिकेट हो चुका है। लेकिन बिफोर द मैच इज अप्लाइड, उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि उसको पीछे हटा ले अपनी एक्सेप्टेंस को, यानी कि एक बार देने के बाद उसको वापस भी लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, बिफोर इट कम्स टू माय नॉलेज। ओके, तो थोड़ा थियोरेटिकल है ये लाइन, दैट एक्सेप्टेंस कन्वर्ट्स द ऑफर इनटू प्रॉमिस एंड देन इट इज टू लेट टू रिवोक इट। सो एज सून एज द ट्रेन ऑफ गन पाउडर इज लाइटेड, इट वुड एक्सप्लोड। ट्रेन ऑफ गन पाउडर यहाँ पर ऑफर है, अपने आप में वो इनर्ट है, यानी ट्रेन है उसमें गन पाउडर भरा हुआ है, उसके अपने आप में होने से कुछ नहीं होता, बट जब लाइटेड मैच उसके ऊपर आएगी तब वो गन पाउडर एक्सप्लोड होगा, राइट? सो ऑफर का जो सिग्निफिकेंस है लीगल रिलेशनशिप के लिए वो उतना नहीं है जितना कि एक्सेप्टेंस का है। ये पैराग्राफ हमको ये समझा रहा है। नाउ वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड, वो प्रॉमिस बन जाता है, उसके बाद हम रिवोक नहीं कर सकते। ऑफर कब तक ऑफर रहेगा? जब तक कि वो एक्सेप्ट नहीं होता, right? So this was a theoretical version. Now let us understand certain legal rules regarding a valid acceptance. Acceptance can be given only by the person to whom offer is made. It is in case of a specific offer, it can be accepted only by the person to whom it is made, as in the case of Bolton versus Jones. इसका मतलब क्या है कि जिसको आप स्पेसिफिकली ऑफर देते हो वही उसको एक्सेप्ट करेगा, और कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। Now, what was there in this case law? Bolton bought a business from Brocklehurst, ठीक है, बोल्टन ने बिजनेस खरीदा था, पहले इसको एक बार रीड कर लीजिए। Bolton bought a business from Brocklehurst. Jones, who was Brocklehurst's creditor, placed an order with Brocklehurst for the supply of certain goods. I'll give you 2 minutes, just quickly go through this whole paragraph, and then I'm going to explain this to you. Okay? Take 2 minutes and read this properly. So this B bought a business from Brocklehurst. Okay? Jones, जो कि Brocklehurst का क्रेडिटर था, उसने एक ऑर्डर प्लेस करा ब्रोकलहर्स्ट के पास कि मुझे कुछ गुड्स आपसे चाहिए, राइट? बी ने बिजनेस परचेज करा बीआर से, ठीक है? जोन्स बीआर का क्रेडिटर था, ठीक है? जोन्स वाज द क्रेडिटर ऑफ बीआर। उसने बीआर के पास एक ऑर्डर प्लेस करा, ही थॉट दैट अभी भी बीआर ओनर है, उसने कुछ गुड्स के लिए ऑर्डर प्लेस करा। नाउ जो बी था, जो एक्चुअल ओनर बन चुका था, उसने गुड्स सप्लाई कर दिए, हालांकि जो ऑर्डर था वो उसके नाम में नहीं था। जोन्स ने पैसा देने से मना कर दिया बी को, बिकॉज ही सेड दैट आई नेवर इंटेंडेड टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद बीआर,
बेसिकली मेरा जो था पर्पस क्या था कि मेरा एक बीआर के साथ एक पुराना डेट चल रहा था जो कि मुझे सेट ऑफ करना था। आई जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू। व्हाट हैपेंड वाज, लाइक लेटर से दो लोग हैं, ठीक है, एक ए है और एक बी है, राइट। बी ने बीआर से बिजनेस खरीदा। इसको अब बिल्कुल एग्जैक्ट टर्म्स में ले लेते हैं। बीआर ने बिजनेस अपना बेचा है बी को, ठीक है जी। और जोन्स जो है वो बीआर का क्रेडिटर था, ठीक है। यानी जोन्स ने बीआर से कुछ लेना था, तो टू सेट इट ऑफ उसने इसके बाद बोला कि तुम मुझे कुछ गुड सप्लाई कर दो, ठीक है। बीआर को उसने एक ऑफर दी। बीआर अपना बिजनेस तब तक बी को सेल कर चुका है, राइट। तो इसके पास तो वो लेटर आएगा ही नहीं, ही वॉज नॉट देयर। लेटर गया इसके पास, इसने इसको गुड सप्लाई कर दिए और बाद में इससे पेमेंट मांगी। तो पेमेंट के टाइम जो है जे ने कहा कि आई नेवर इंटेंडेड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू, माई डेट वॉज टू बी सेट ऑफ विद बीआर। सो इट वॉज वेरी मच टेनेबल, क्योंकि एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसको ऑफर दी गई थी। जब ऑफर, सो कॉल्ड ऑफर, बीआर को दी गई थी, तो बोल्टन उसको एक्सेप्ट करके फिर उन गुड्स की पेमेंट क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन हमने कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल जो क्लास में देखा था, उसमें देखा था कि जनरल ऑफर के केस में कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है जिसको नॉलेज हो उस ऑफर की। यानी जिस भी पर्सन को पता हो कि हाँ ये ऑफर है, तो वो उसको एक्सेप्ट करके अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू कर सकता है। आई होप दिस इज मच इज क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। Acceptance must be absolute and unqualified. Acceptance must be absolute and unqualified का मतलब कि acceptance जो है जिस तरीके से मैंने बोला उसी तरीके से आए, पहली बात। तो दूसरा अनकंडीशनल है, यानी कि जो सामने वाला पर्सन है अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है आपकी ऑफर को, तो ही शुड नॉट मेक स्टार्ट स्टेटिंग सर्टन कंडीशंस की आई विल एग्री टू योर ऑफर बट अगर ये होगा तो, या अगर आप ऐसा करोगे तो किसी भी तरीके से वो कोई कंडीशन अगर लगा देता है तो एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो जाती है, एब्सोल्यूट नहीं रहती। तो उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रॉपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता। तो एक्सेप्टेंस वैलिड तभी है जब वो एब्सोल्यूट है, अनक्वालिफाइड है, और उसको एक्सप्रेस भी किसी यूजुअल और रीजनेबल मैनर में किया है। इफ आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज द मोड इन विच यू हैव टू एक्सप्रेस, then it is okay, then you have to express in that mode. But if I have not told you, then it has to be in some reasonable manner. That means supposing मैंने आपको बोला कि अगर आपको acceptance देनी है तो आप मुझे मेल के थ्रू भेजिए, तो आपको मेल के थ्रू भेजनी है। इफ इट इज स्पीड पोस्ट, आप स्पीड पोस्ट के थ्रू देंगे। लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो आपको एक रीजनेबल तरीके से अपनी एक्सेप्टेंस को कन्वे करना हो, ठीक है। So if the proposal prescribes a manner in which it must be accepted, then it must be accepted accordingly, right? Now, there is a case law also, this Neil versus Merritt, 1930. M offered to sell his land to N for 280 pounds. M ने ऑफर करा कि वो अपनी लैंड को सेल करना चाहता है N को, ठीक है। N ने कहा कि भाई मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, पर उसने जो चेक लगाया वो सिर्फ 80 पाउंड का था, और उसने कहा कि मैं 200 वाला जो बैलेंस है वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में 50-50 की मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे कर दूंगा। तो इसमें जो था एन कुड नॉट एनफोर्स इज एक्सेप्टेंस। मतलब मान लीजिए मैंने आपको ही ऑफर करी और आपने इस तरह से चेक लगा के दिया, तो आप मुझे बाइंड नहीं कर सकते इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि आपने जो एक्सेप्टेंस भेजी है वो अनक्वालिफाइड नहीं है। आपने अपनी कंडीशंस लगा के भेजी है, वो मेरे ऊपर बाइंडिंग नहीं हो सकती बिकॉज आई एम द ऑफर। सिमिलरली ए ने अपना हाउस सेल करने को बोला है टू बी फॉर 30 lakhs, ठीक है। बी ने क्या बोला, मैं आपको 24 lakhs दे सकता हूँ। ऑफर ऑफ ए एक तरह से रिजेक्ट हो गई बी से, क्योंकि उसने एक अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी है, नहीं दी है, ठीक है। सामने वाले ने जब बोला कि मैं 30 में नहीं 24 में खरीद सकता हूँ, तो उसने एक तरह से काउंटर ऑफर कर दिया है ना। तो ये एक अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है, इट्स अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। बी हाउएवर चेंजेस हिज माइंड, बाद में वो चेंज कर लेता है और कहता है मैं 30 लाख दे दूंगा, तो ये भी अब ए के ऊपर है। दिस इज नाउ अपॉन ए वेदर ही वांट्स टू एक्सेप्ट इट और नॉट, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली अ काउंटर। सो वी हैव अ केस फॉर दिस आल्सो, यूओआई वर्सेस बाहुलाल एआईआर 1968।
Then there is example which says that A has inquired from B, will you purchase my car for 2 lakhs? A ने सिर्फ इंक्वायरी करी है कि क्या आप मेरी कार खरीदोगे 2 लाख में। बी ने कहा कि मैं खरीद लूंगा आपकी कार 2 लाख में, प्रोवाइडेड आप मेरी मोटरसाइकिल 50,000 में खरीदो। ठीक है, तो क्या बी ने एक्सेप्टेंस दे दिया? आपने मुझे बोला कि कार खरीदो 2 लाख में, मैंने कहा खरीद लूंगी 2 लाख में, पर आप पहले मेरी मोटर बाइक खरीदो 50,000। तो डेफिनेटली दिस इज somewhere down the line a qualified accept, right? However, अगर भी ये कहता है कि ठीक है मैं आपकी कार 2 लाख में खरीद लूंगा, लेकिन आपके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर लीगल आपका कागज होना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो तो एनीबडी हु वांट्स टू परचेज वुड लाइक टू मेंशन दिस काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट। हालांकि ऑफर में नहीं था, बट इट्स ऑलवेज दैट वॉट एवर थिंग यू आर सेलिंग हैज टू बी योर ओन। इफ you are not selling something which is not your own, then the other person can always question, right? So for a valid title, this is not a condition. But हाँ, आपकी कार तभी लेंगे जब आप हमारा स्कूटर लोगे या मोटरसाइकिल लोगे, ये एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस माना जाए। Now the third point is that acceptance must be communicated. Communicated in some perceptible form, मतलब सामने वाले को समझ में आना चाहिए किस तरीके से आप उसको क्या बात करना चाह रहे हो। कोई भी conditional acceptance with varying or too defined conditions is no acceptance। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई भी conditional acceptance या फिर acceptance जिसमें बहुत सारी different conditions आपने लगा दी, अलग अलग conditions आपने अगर लगा दी, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाए। पहली चीज कम्युनिकेट करना है प्रॉपर फॉर्म में, लेकिन कम्युनिकेट करने का मतलब ये नहीं कि जो मन में आया जैसे मन में आया कम्युनिकेट कर दिया। आपको कुछ ना कुछ मतलब उसको बिल्कुल हैसल फ्री, अनकंडीशनल रखना है और अनक्वालिफाइड भी रखना है। ठीक है, अगर आप कंडीशनल रखते हैं तो याद रखिएगा वो काउंटर प्रपोजल बन जाएगा। उसकी मर्जी है सामने वाले की, उसको फिर वो एक्सेप्ट करे या ना करे, जो ऊपर वाला हमने अभी केस पढ़ा था। Now, when a proposal is accepted, मेरा ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाता है, offeree must have the knowledge of the offer made to him. If he does not have the knowledge, there can be no acceptance. That means, supposing I made an offer to Mr. A, okay, and he accepted it without having complete knowledge of my offer. So this cannot be a binding contract, right? यह हो सकता है कि उसने सुना ही नहीं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने कुछ काम करा, ठीक है, मैंने कुछ किसी को बोला कि ये काम करते हैं, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसका और मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दूसरे पर्सन ने भी वो काम करा इस वजह से कि भाई मेरे फ्रेंड ने ऐसा करा है, तो उसको तो मैंने ऑफर ही नहीं दी, उसको तो मेरी ऑफर पता ही नहीं है, फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सो बेसिकली एक्सेप्टेंस जो है स्पेसिफिकली ऑफर मेड से रिलेट करेगी, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट कर सकते। इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है नीचे, अब हम उसको देख लेते हैं। ब्रॉजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। Now, what does this example say? That B is a supplier. He sent a draft agreement relating to supply of coal to the manager of railway company, Metropolitan Railway, for his acceptance. B एक सप्लायर है, उसने एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट भेजा है। एग्रीमेंट का क्या है कि भाई आप हमें कोल सप्लाई कीजिए, ठीक है, सामने वाले को एक्सेप्ट करना था। मैनेजर ने लिख दिया अप्रूव्ड। मैंने किसी को कागज भेजा, सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट था, उसको उसको साइन करके भेजा था, उसने अप्रूव करके रख दिया, उसको ड्रॉअर में डाल दिया। उसका पर्पस यही था कि वो मुझे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सेंड करेगा ताकि प्रॉपर एग्रीमेंट हो जाए, बट बाय मिस्टेक वो ड्रॉअर में रह गया। सो वाज देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज नो, because the manager had not communicated his acceptance. Even though he has signified his assent on that paper, that significance or that assent has not yet been communicated to the offerer, and therefore there is no binding contract. Okay. When an offer made by intended offeree without the knowledge that offer has been made to him cannot be deemed as an acceptance thereto. So अगर ऑफरी ने ऑफर की नॉलेज के बिना ही कोई काम कर दिया है, तो हम ये नहीं मान सकते कि उसने एक्सेप्टेंस करी। इसका भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल का केस है, इसको याद रखिएगा। एक और इसमें एग्जाम्पल और केस है, पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ए प्रपोज्ड बी टू मैरी हिम। ए ने बी को बोला कि आप मुझसे शादी कीजिए। बी ने बोला कि बी इन्फॉर्म्ड ए सिस्टर, ठीक है, बी ने किसको इन्फॉर्म करा? ए की सिस्टर को, कि वो रेडी है मैरिज के लिए।
सिस्टर ने को इन्फॉर्म नहीं करा, तो अब यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया बिकॉज एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं, राइट। डोंट वरी अबाउट सोशल एंड दैट काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो फैमिली अरेंजमेंट्स यहाँ पर आप सिर्फ एग्जाम्पल को समझिए एंड यू कैन ऑलवेज यूज दिस एग्जाम्पल इन योर आंसर ऑल्सो, ओके। The what is the question which is the main point here? The main question is कि आपने acceptance को communicate करना है। यानी अगर आपने किसी को ऑफर दिया, उसने किसी और को अपनी एक्सेप्टेंस कन्वे कर दी, तो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में नहीं आएगा। देन अ मियर वेरिएशन इन द लैंग्वेज, ऊपर जो लिखा है मैं उसको पढ़ रही हूँ। मियर वेरिएशन इन द लैंग्वेज नॉट इन्वॉल्विंग एनी डिफरेंस इन सब्सटेंस वुड नॉट मेक द एक्सेप्टेंस इनइफेक्टिव। सो किसी भी तरह से किसी लैंग्वेज में चेंज करना, यानी सपोजिंग आपने कुछ ऑफर करी, उसकी जो टर्म्स थी मैंने उनमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, बट सब्सटैंशियली कॉन्ट्रैक्ट का जो सबस्ट्रैटम था, जो मेन पर्पस था, वो सेम रहेगा। सो दैट डज नॉट मेक द एक्सेप्टेंस इनइफेक्टिव as long as my intention was to accept it and I have been able to convey my intention to you properly, okay।